ओके, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, इसका अच्छा खासा वेटेज है चैप्टर का, ऑलमोस्ट 6 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। वही इसके सबसे अच्छी बात क्या है इस चैप्टर की कि डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे का देखते हैं। तो कोरिलेशन को समझने से पहले हमें एक टर्म होता है जिसको समझना पड़ता है, उसका नाम है कोवेरिएंस। क्या टर्म है हमारे लिए उसका नाम? कोवेरिएंस। अपने बोला कोवेरिएंस, ठीक है, या कोवेरियांस, जो बोलना है प्रोनाउंस कर लो। ठीक है, बोला कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है अगर अपने को, तो इसके फॉर्मूले होते हैं। अब स्टाइल्स के अंदर फॉर्मूले याद करना सबसे बड़ा टास्क है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। मैंने बोला जिस बच्चे को एचडी का फॉर्मूला याद है, एचडी का फॉर्मूला पहला कौन सा फॉर्मूला था? रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। अरे याद है ना? ठीक है, यही था ना? ठीक है, तो हमने बोला जिस बच्चे को एचडी का फॉर्मूला याद है उसको वेरिएंस का फॉर्मूला याद होगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? हमने बताया था सर वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर ये रूट नहीं आता, नॉर्मल ये रह जाता रूट के अलावा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। हमने बोला ठीक है, एचडी से हम वेरिएंस पहुंच गए, बट हमें वेरिएंस से कहां पहुंचना है? कोवेरिएंस तक पहुंचना है। तो हमने बोला एक ऐसे स्टेप में लिख रहा हूं अपनी तरफ से, आप इस पर ज्यादा फोकस मत करना कहां से आया, बस समझाने पर्पज से। मैंने बोला अगर कोई भी चीज स्क्वायर में है तो इसका मतलब उस चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं, है ना? ऐसा ही होता है लॉजिकली, कोई भी चीज अगर स्क्वायर में लिखी है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अब हम कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं। कोवेरिएंस का मतलब वेरिएंस ऑफ 2 डेटा। अब 2 डेटा कौन कौन से होंगे? एक डेटा एक्स होगा, दूसरा डेटा वाई होगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कोवेरिएंस। क्या निकालना है मेरे को? कोवेरिएंस। मेरे को यहां पहुंचना था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला पता है क्या होता है? मैं क्या करूंगा इसका फॉर्मूला, आपका जो यहाँ डेटा निकाला है ना आपने एक्स माइनस एक्स का मीन, एक को तो वही रहने दूंगा, दूसरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा वाई से। तो कोवेरिएंस का डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स का मीन इनटू में वाई माइनस वाई का मीन। ठीक है, ऐसे अगर किसी को दूसरा वाला फॉर्मूला याद हो एचडी का, तो एचडी का दूसरा फॉर्मूला क्या था? एचडी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। इसको हम मीन भी लिख देते थे वहां पर। ठीक है, तो अगर मैं आप इसका वेरिएंस का फॉर्मूला लिखूं तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका? बस ये रूट हट जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। फिर अब मैं आपसे बोलूं कि किसी भी चीज का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है? उसको 2 बार लिखना। तो वापस आप क्या करोगे? सिग्मा एक्स इंटू एक्स अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में एन, इस टाइप से लिख सकते हो। और अगर आपको कोवेरिएंस का फॉर्मूला निकालना है तो कोवेरिएंस क्या हो जाएगा आपका? कोवेरिएंस ऑफ डेटा x एंड y इज इक्वल टू, इस साइड वाले फॉर्मूले से देख के बताओ, तो एक x को रिप्लेस कर दो y से, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n इंटू में सिग्मा y अपॉन में n। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला हो गया कोवेरिएंस का। तो आपको क्या करना है, हर बार में जरूरी नहीं कि चीजें बैठ के याद करो। स्टैट्स में अगर आप याद करने लग गए तो याद ही करते रह जाओगे, आप चीजों को एक दूसरे से लिंक कर दो। जैसे अगर एचडी का एक और फॉर्मूला देखे तो एक ये भी था ना, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब वापस अगर मेरे को वेरिएंस चाहिए तो मैं वेरिएंस के लिए क्या लिखूंगा? रूट हटा दूंगा, यानी सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू में माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब हमने बोला अब मेरे को क्या चाहिए वापस, अब इनको स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, तो अब मैं वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके लिए। तो अगर मेरे को इसका वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई, तो मैं क्या करूंगा? सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई, सॉरी डी एक्स इंटू डी वाई होता है यहाँ पर, डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन इंटू में सिग्मा डी वाई अपॉन में एन। ये फॉर्मूला बन जाता है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है यहाँ तक? तो पेपर में क्या हमें इतने सारे फॉर्मूले याद करने चाहिए? देखो याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस अगर नहीं भी रहते तो एटलीस्ट 1 या 2 तो आपको पता होने चाहिए, क्लियर, जिससे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सको। इसके अलावा बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स वी कैन फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
तो सबसे पहले समझते हैं कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन स्टैंड फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को हमने क्या बोल दिया, कोरिलेशन बोल दिया। क्लियर है? जैसे हाइट एंड वेट के बीच का रिलेशन, इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का रिलेशन, ये सब क्या होगा आपके लिए, कोरिलेशन के एग्जांपल हो गए। कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर स्टैंड फॉर रो, RHO, इसको क्या रीड करते हैं, रो। इसका डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हमने बोला अब आर से डिनोट करते हैं तो आर निकालने के फॉर्मूले भी होंगे। तो यस, सबसे पहला जो मेथड होता है ना वो होता है स्कैटर डायग्राम मेथड। क्या होता है, स्कैटर डायग्राम मेथड। आपके एग्जाम में कभी आया ही नहीं है तो ना आपको इस पर ध्यान देना, आप सिंपली इसकी थ्योरी पढ़ लेना, एक बार बस पढ़ना और निकल जाना। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है ना, आप डेटा एक्स और वाई को जो है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ करते हो अंदाजे से। इस मेथड के अंदर ये होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, तो बस इसका नाम जान के एक बार पढ़ लेना बहुत है, इतना नाम सुन लिया ना बहुत है। दूसरा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने किसी किसी बच्चे ने 11th में पढ़ा होगा स्टैट्स के अंदर। तो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर आर निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, क्लियर, सब बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है। फिर किसी ने बोला आके कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोवेरिएंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखा है, तो किसने मुझसे बोला हम इसको रूट में ऐसे नहीं सकते वेरिएंस ऑफ एक्स, और हमने बोला इसको दोबारा वेरिएंस ऑफ वाई, ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम क्या बोलेंगे, कर सकते हैं, एक ही तो बात है, वेरिएंस का रूट कर दो एच डी निकल जाता है। तो कोई कैसे भी लिख दे, एक ही बात है। या फिर आर निकालने का दूसरा फॉर्मूला था जिससे हम कोवेरिएंस निकालते हैं एक्स माइनस एक्स का मीन, वाई माइनस वाई का मीन अपॉन में एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये एक और फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आर के बाद एक आर निकालने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला, और ये आपको याद होना ही चाहिए। आर निकालने का फॉर्मूला एन इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कार्ल पियर्सन के लिए। ठीक है, वापस एक और बन सकता है, अगर आपने बहुत सी बुक में पढ़ा हो, बस यहाँ पे एक्स और वाई को dx और dy से रिप्लेस कर दो, आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा। बट आपको उसमें ध्यान देने की नीड नहीं है, एक ही काफी है, इससे निकल जाएगा आंसर। ठीक है, कार्ल पियर्सन में सिर्फ इतना सही है, सिर्फ इतना सही है, बस इसकी प्रॉपर्टीज याद रख लेना। प्रॉपर्टीज क्या, सबकी ही प्रॉपर्टीज है कोरिलेशन की, कि जो कोरिलेशन की रेंज होती है वो -1 से बड़ा होता है कोरिलेशन, ठीक है, और 1 से छोटा होता है। इसकी रेंज -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो भी आपका कोरिलेशन होता है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, किसका, चेंज इन ओरिजिन का और चेंज इन स्केल का। तो इस पे लिख दो, इट डज नॉट चेंज एज पर चेंज इन ओरिजिन एंड एज पर चेंज इन स्केल। इन दोनों से ही इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, सिंपल याद रखना है, कोरिलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। क्लियर है, बस इतना सही है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में इतना ही है। इसके अलावा आपके पास है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, हमने बोला इसमें ना 3 टाइप के केस होते हैं। जब हमने क्लास में बीच में पढ़ा था, हमने बोला था इसके 3 टाइप के केस होते हैं। कैसा केस, पहला तो ये होता है जब आपको रैंक गिवन हो, दूसरा केस जब रैंक नॉट गिवन, तीसरा केस क्या होता है, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ना एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन का। ठीक है, बुक के अंदर होगा, मैं वो करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं आपका। फिर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा हमने कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन क्यों नहीं करे। वो इसलिए नहीं करे क्योंकि वो आप लोग नॉर्मली पढ़ते ही हो, तो उसकी नीड नहीं है, वो आपने करा ही होगा। एडिशनली हम कोई चीज ऐसी नहीं कर सकते ना इसमें टाइम कंज्यूम हो।
इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं रैंक कोरिलेशन के? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको डेटा? 1985 90 85 68 90 85 68 and then after 75 82 80 और 95 70। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरा डेटा क्या गिवन है आपको? दूसरा डेटा गिवन है 76234 76234 देन आफ्टर 581। तो आप ध्यान से देखो, जो डेटा एक्स है ना वो कोई अरेंज में नहीं लगा, वो सीरियल नंबर से नहीं लगा हुआ। तो आप ना एक्स को रैंक 1 असाइन करोगे, R1 असाइन करोगे। तो R1 कैसे असाइन करते हैं सर? R1 असाइन करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा कितना है? 68। 68 के आगे मैंने 1 लिख दिया। देन आफ्टर सबके बाद कौन सा सबसे छोटा है? 70। 70 के आगे मैंने 2 लिख दिया। देन 70 के बाद 75 दैट इज 3। इसके बाद 75 के बाद 80 दैट इज 4। 82 5। ठीक है, 85 6। 97 95 8। ठीक है, सबको रैंक्स दे दी मैंने। इसके बाद मैंने दी रैंक 2 असाइन कर रहा हूं मैं वाई वाले डेटा को। तो आप वाई को ध्यान से देखोगे ना, वो ऑलरेडी 1 to 8 तक नंबर ही लिखे हुए हैं, तो उसमें रैंक देने की नीड नहीं है। अगर वो अलग अलग नंबर होते, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते, तो हम वहां पे रैंक देते डेफिनेटली, जैसे अभी हमने दिया है। इसके बाद यहाँ एक कॉलम बनता है डी का। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R2 माइनस R1। रैंक 2 में से रैंक 1 को माइनस कर दो, या R1 माइनस R2, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से। तो सॉल्व कर देना, कितना आ जाएगा? ठीक है, मैंने पहले बताया -1 से फर्क नहीं पड़ता, तो उसको इग्नोर कर देना। देन इसके बाद निकालो आप डी स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 0 1 0 1 1 0 1। तो डी का टोटल निकालना कितना आएगा समझदार सा बच्चा? 1 2 3 4। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ये सब चीजें निकल गई। अब आपसे बोलता है अब आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। बच्चों वाला फॉर्मूला है बिल्कुल। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू अभी भी कितनी आई है अपने पास? 4 आई है। n की वैल्यू कितनी है? 8 तक रैंक गई थी, तो 8 8 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो। 24 अपॉन में 8 इंटू 63। सॉल्व करके कितना आएगा बता देना। ये 8 इंटू 63 करोगे तो 504 आएगा। तो हमने बोला 504 आएगा, ठीक है देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 504, जो भी आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.0476। 0.0476। इसे 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस करके कितना आएगा? ये 0.952। ये क्या हो गया आपके लिए? स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन का आंसर आ गया। ये क्या था? रैंक नॉट गिवन। अगर रैंक गिवन होगी मतलब R1 R2 गिवन है, तो आप डायरेक्टली डी निकालोगे एंड उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन जो है ना वो एग्जांपल वो है 15 नंबर, उसको सॉल्व करना। 15 है 11 है? 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर करेंगे हम, है ना। 11 को रीड करना, क्या बोल रहा है? 11 को ना रैंक दे रहा हूं मैं, आपको भी क्या करना है? रैंक देनी है बस सिंपली। तो 11 को रैंक देना कितना कितना आ जाएगा? जैसे पहले मैं ऊपर वाले नंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे को? सबसे छोटा 48 था, इसके सामने मैंने क्या लिख दिया? R1 यानी 1 लिख दिया। इसके बाद 48 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 50 है। 50 अगर आप ध्यान से देखो ना 2 बार है। एक बार तो 50 यहाँ पर है और दूसरा 50 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 2 जगह 50 है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको अलग अलग नंबर होते तो आप एक को सेकंड रैंक देते और एक को थर्ड देते, बट अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो आप क्या करोगे? दोनों रैंक्स का एवरेज ले लोगे। मतलब रैंक नंबर सेकंड और रैंक नंबर थर्ड कितना होगा? टोटल 5 हो गया। 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 2.5। आप 2.5 रैंक यहाँ पर दे दोगे और 2.5 रैंक यहाँ दे दोगे। आपने 3 रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर ली। इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास? 54 दैट इज 4th। इसके बाद 65th, ये 6 और ये 7। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है। अब ऐसे नीचे वाले में आ जाओ।
नीचे वाले में सबसे छोटा 50 था, उसको आपने रैंक 1 दे दी। 50 के बाद ना 65 है। आप ध्यान से देखो 65 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, मतलब 3 जगह पे आ रहा है। रैंक नंबर सेकंड पे 65 है, थर्ड पे भी 65 है और फोर्थ पे भी क्या है 65 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। मतलब रैंक नंबर 3 प्लस रैंक नंबर 4 प्लस रैंक नंबर 5, तीनों का आप एवरेज लोगे, कितना आ जाएगा 5 4 9 और 3 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज 4। तो आप इसके सामने भी 4 रैंक दोगे, इसके सामने भी 4 दोगे और इसके सामने भी 4 दोगे। क्लियर है? तो अब तक आपने टोटल कितनी रैंक असाइन कर दी, 4 रैंक असाइन कर दी। ठीक है, 4 रैंक असाइन कर दी। अरे नहीं रे, कुछ गलत है यहाँ पर रैंक नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ है। क्या क्या रैंक नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ में 65 है। तो ये करेंगे 9/3 दैट इज 333 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपने टोटल 4 रैंक्स दे दी। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, वापस 75 और वापस 75, मतलब 5th और 6th नंबर पे। तो आप 5th और 6th का भी एवरेज निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 5.5 और इधर भी कितना आ जाएगा 5.5 और लास्ट जो बची है उसको आप कितना रैंक दे दोगे, 7 रैंक दे दोगे। रिपीटेशन वाले में थोड़ी मेहनत लगती है बट उसको ऐसे कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे को क्या निकालना होता है, हमें तो डी स्क्वायर से मतलब है सर, हमें इनसे क्या लेना देना। तो आपको डी निकालना है, डी और डी स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन डेटा को ना पीछे कॉपी कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा, जरा सी देर लगेगी, 1 मिनट की बात है। 742.5 रैंक 1 हमने क्या निकाली है 742.5। इसके बाद 1 2.5 6 5 1 2.5 6 और 5। ऐसे R2 निकाल लो। अब R2 क्या क्या गिवन है आपको, 7 5.5 5.5 देन आफ्टर 3 3 1 3। ठीक है, R1 और R2 मिल गया। आप इसके बाद निकालो D। D कैसे निकलता है, R1 माइनस R2। तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 5.5 जाएगा 1.5, यहाँ पे 3, इसके बाद 2, यहाँ पे 0.5, फिर 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, एक कॉलम बनेगा यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर के लिए, मतलब डी स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा 0 2.25 9 4 0.25 25 4। आप इन सबका टोटल निकाल दो, कितना आ जाएगा ये 25 और 4 29 और 4 33 34 35 और 40 44.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। बट हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, आप रैंक कोरिलेशन निकाल के बताओ। उसको ये सब समझ में नहीं आता, उसको तो फाइनल आंसर चाहिए। तो रैंक कोरिलेशन का ना यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। आर के इक्वल्स टू 1 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा, m1 की क्यूब माइनस m1 1/12 m2 की क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 की क्यूब माइनस m3। इस टाइप से आप फॉर्मूले को बड़ा करते हुए चले जाओगे और इस पूरे के अपॉन में क्या है n का स्क्वायर माइनस 1। तो हमने बोला वैल्यू पुट करते हैं 6। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 44.5 प्लस 1/12। अब जी m1 क्या होता है, तो m1 m2 m3 का मतलब होता है कौन सा डेटा कितनी बार आया है। सबसे पहले 50 आया था, कितनी बार 2 बार, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, 2 की क्यूब माइनस 2। इसके बाद 65 आया 3 बार, तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 की क्यूब माइनस का 3। और लास्ट वाला फिर एक नंबर आया 75 2 टाइम्स आया, तो 2 की क्यूब माइनस का 2, ये लिख दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 7 7 का स्क्वायर माइनस का 1। इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ये याद रखना, ये m1 m2 क्या होता है, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 6, इसको सॉल्व कर लो 44.5 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस का 0.5 और होल अपॉन में कितना है 7 इंटू 48। सॉल्व करके बताना कितना कितना आएगा अब ये 1 तो साइड चले गई, 1 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 45 47.5 और अपॉन में 356। अब इनको सॉल्व कर लो, 6 मल्टीप्लाई 47.5 जो भी आ जाए, इसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 356 से, तो 0.800 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसको 1 में से माइनस कर लो। एक बार दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई 47.5 डिवाइड बाई 356।
तो कितना आ जाएगा 0.80 ही आ रहा है। एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा 48 इंटू 7 कर लो तो 336। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा 0.80 समथिंग आ रहा है कुछ, उसको 1 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 0.20। तो ये क्या निकल गया आपका कोरिलेशन रिप्लेसमेंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल गया। बस इतना सही है ये। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसका कोरिलेशन का, वो है हमारे पास कंकरेंट डेविएशन। क्या है हमारे पास कंकरेंट डेविएशन। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, मान के चलो ये नाम मात्र का टॉपिक है। ठीक है, इसका बुक का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी, ये लिखा हुआ है तो देखना आपको डेटा क्या गिवन है। आपको डेटा ये पूरा का पूरा गिवन है यहाँ पर कि जी 1991 का 1990 का डेटा है, इसके बाद 1990 से लेकर 1997 तक का डेटा गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एक्स वाला डेटा है ना, इस एक्स वाले डेटा को और ये वाई वाले डेटा को एज इट इज उतार दो नीचे। तो कॉपी में क्या कर दिया इसने, उतार दिया एक्स वाले डेटा को 25 80 30। तुम ध्यान से देखो यहाँ पे इजीली गिवन है, और ऐसे यहाँ पे वाई वाला डेटा उतार रखा है यहाँ पर पूरा का पूरा। ये वाई वाला डेटा है और ये एक्स वाला डेटा है। ठीक है, दोनों के दोनों डेटा को लिख दिया। अब हमें ना साइन लेने हैं, तो पहला साइन कुछ होता ही नहीं है, वो हमेशा ब्लैंक होता है। आप ध्यान देखो तो पहला साइन हमेशा क्या होता है, ब्लैंक होता है। फिर आप सोचो 25 से आप 28 पहुंच गए, आप बढ़ रहे हो घट रहे हो, बढ़ रहे हो तो आप प्लस का साइन दे दो। 28 से 30 पहुंच गए, बढ़ रहे हो घट रहे हो, बढ़ रहे हो प्लस का साइन दे दो। 30 से 23 हो गए, क्या हो गया आप कम हो गए, कम हो गए तो माइनस का निशान दे दो। ठीक है, जैसे इसने दे रखा है। और बढ़ रहे हैं तो फिर वापस प्लस का निशान दे दो। सिमिलरली हमें इस तरफ को भी करना है वाई वाले डेटा के साथ, माइनस प्लस माइनस ये कुछ आ गया। इसके बाद एक कॉलम बनता है यहाँ प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, साइन साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या होगा माइनस, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या होगा प्लस, इसके बाद माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, इस टाइप से होते चले गए चीजें। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में, दो ही पॉजिटिव के निशान आ रहे हैं आपके पास। क्या आ रहे हैं, दो पॉजिटिव के निशान आ रहे हैं। तो जो आपको ना एक टर्म होता है एम, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर। तो आप ध्यान से देखो ना, इसमें पूरे सवाल में 8 डेटा थे, बट 8 में से अगर किसने ध्यान दिया हो तो हमने पहले वाले पे काम करा ही नहीं, उसको तो हमने एज इट इज ब्लैंक छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास m निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरी बात एक टर्म होता है यहाँ पे सी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्लस साइन। सी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। तो वो कितने हैं हमारे पास, इसके अंदर 2 हैं। तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब कनकरेंट डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। ये रहा RC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के 2c माइनस n अपॉन में m। अगर रूट के अंदर की चीज माइनस में आ रही है तो उसको प्लस में बना के उसका रूट कर दो, और माइनस उसके पूरे के बाहर लगा दो। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कनकरेंट डेविएशन में, और कुछ ऐसा है नहीं। तो कोरिलेशन तो हमारा एंड हो गया, इतना ही है। इसके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन हम रिग्रेशन के साथ देंगे। ठीक है, अब रिग्रेशन करेंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन देंगे। अच्छा, कनकरेंट का हमने एग्जांपल देख लिया है ना। कनकरेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूले में कोई पूछ रहा था अगर कभी ऐसे कि जी प्लस माइनस का यूज कैसे करते हैं, तो बस ये याद रखना, अगर ये अंदर का 2c माइनस m आपने सॉल्व करा, अगर वो नेगेटिव आ गया तो ये बात याद रखो, आप उसको अंदर पॉजिटिव करके रूट कर दो, अदरवाइज एरर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। बट ना, बाहर जो साइन है वो नेगेटिव का रखेंगे। ठीक है, कनकरेंट इतना सही है, कनकरेंट खत्म। इतना सा कुछ रखा वक्का नहीं, छोटे छोटे टॉपिक से एंड हो गए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आप इस टॉपिक को छोटा समझते हो तो ये छोटा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसको पढ़ना है बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप इस टॉपिक को लेते कैसे हो। मैं तो मानता हूँ सबसे आसान सा टॉपिक है। ठीक है, बस हाँ, जिसने थोड़ा 11th में मैथ्स वगैरह पढ़ा है वो इजीली समझ जाता है इसको, और जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक फंडा याद रखना है कि ना, आप सपोज करो आपके पास डेटा है। डेटा क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखा है x प्लस वाई। मोर ओवर ये जो है ना इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड है, जो ये अपना पीछे वाला इक्वेशन नहीं रहे जो अभी हम इधर फाउंडेशन में है, जो क्लास 11th में इक्वेशन चैप्टर होता था ना स्लोप वगैरह वाला, उधर से रिलेटेड चैप्टर है ये। तो अब इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बेसिक मैं दे रहा हूँ। लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 5 माइनस एक्स आ जाएगी। क्लियर है, हमें वैल्यू मिल गई y की वैल्यू 5 माइनस एक्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ना मुझे अब y की वैल्यू निकालनी है, मैंने x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी
एक डब्बा सा बना लो, बॉक्स सा ऐसे, और मैंने यहाँ x और यहाँ y, अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी मिल जाएगी मेरे को, 5 - 1 दैट इज 4। फिर ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो मैं इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, ये 3 रख रहा हूँ तो ये कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रखते चला जाऊंगा मेरे को y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो दिख क्या रहा है मेरे को, यहाँ पर y जो है वो डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो फिर कोई बच्चा बीच में से उठ के अभी बोलेगा तुम में से कि जी हम ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको 5 - y लिख देते, तब भी तो वही बात पड़ती। हाँ बेटा वही बात पड़ती। फिर वापस आप चाहते तो आप यहाँ पे y की वैल्यू रखना स्टार्ट करते, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, इस टाइप से सॉल्व होती चीजें। तो कहने का मतलब है बच्चा पूछ सकता है सर ये फिर हम दो दो क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूँ हम दो दो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि ना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वाली जो इक्वेशन आपने पढ़ी ना इधर की तरफ, यहाँ पर y किसके ऊपर डिपेंड था, x के ऊपर डिपेंड था, तो हम इसको बोल सकते हैं y ऑन x। इट मींस डिपेंड वेरिएबल y इज डिपेंड ऑन वेरिएबल x। पर जैसे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x ऑन y डिपेंड है, मतलब वेरिएबल x किसके ऊपर डिपेंड है, y के ऊपर। आप जैसे जैसे y की वैल्यू रख रहे हैं वैसे वैसे x की वैल्यू आ रही है। तो रिग्रेशन के अंदर हमें चीजें दो सेंस में पढ़नी है, एक है x ऑन y, दूसरा है y ऑन x पढ़ना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला उसने कि आप ना मेरे को रिग्रेशन इक्वेशन लिख के दिखा दो। क्या बोला आपसे उसने, रिग्रेशन इक्वेशन लिख के बता दो मेरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है अगर आपको x ऑन y निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x का मीन इज इक्वल्स टू bxy ब्रैकेट के अंदर y माइनस y का मीन। बेसिक सा फॉर्मूला है बस। तो फिर किसी का पीछे से अभी आवाज आएगी तुम में से अगर हमें y ऑन x निकालना हो तो देखो अगर आपको y ऑन x निकालना है तो इधर अपन क्या लिख सकते हैं, y माइनस y का मीन इज इक्वल्स टू by(x) इनटू में x माइनस x का मीन, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल सा ही तो फॉर्मूला है ना। तो इतना सा बस, यही रिग्रेशन इक्वेशन है, इसी की सारी लड़ाई है। देखो अब आगे क्या होगा, ये जो निकला ना आपका bxy byx, बोला अब ये फसाद की जड़ है। आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन तो इतनी सी होती है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता उसके अंदर, बट आपको bxy और byx जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपको ये निकालने आने चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। इसके फॉर्मूले हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं जी। फॉर्मूले बेटा देखो बिल्कुल आसान आसान से है। लेट्स से मेरे को निकालना है bxy निकालना है, तो ना इसके लिए क्या होगा, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई, ये हमेशा ऊपर रहता है चाहे कुछ भी निकालना हो, डिवाइड बाई n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जो x ऑन y जो ऑन होता है ना, जो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। जो x ऑन y में ऑन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आता है। तो ऐसे आपसे पूछता है अगर आपको byx निकालना हो तो क्या करोगे आप, byx के लिए ऊपर का टर्म कभी चेंज नहीं होता, n इंटू सिग्मा एक्स वाई इंटू में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन में n इंटू में, अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आ जाता है, जो बाद में लिखा हुआ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्ट्रेस पे फॉर्मूले ज्यादा हैं तो वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप लोग उसको याद कर रहे हो। आप सारे फॉर्मूले ध्यान से देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक करोगे ऑटोमेटिकली अगला होता चला जाएगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला निकल गया। ऐसे अगर मेरे को bxy निकालना है तो इसके और फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे, और फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला है r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऐसे अगर आपको byx निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं ये, बुक के अंदर भी हमारे ये मेंशन करे होंगे। देखिए ना बुक के अंदर क्या क्या दे रखा है। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। हाँ ये दो चार क्वेश्चन है, ये आप इन वाले फॉर्मूले को देखो तो ये वही फॉर्मूले हैं। जैसे क्या बोला, bxy निकालना है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर,
ये अभी बता देंगे कैसे निकला है फॉर्मूला। इसने बस वैल्यूज पुट करना चालू कर दी, देखो ये रहा एक्चुअल फॉर्मूला। ये आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बी वाई एक्स निकालना है अगर आपको तो यही फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले, 2 ही याद रख लो, 2 से काम चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा याद रखने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये 2 फॉर्मूले हैं इसके बारे में। अब आपको ना इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो डेटा वाले क्वेश्चन एक्स वाई वाले, वो मैं नहीं करा रहा, वो सब ने करे हुए हैं। नहीं करे तो आप कोई भी एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ। एक बात याद रखना कि आपको याद है आर स्टैंड फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये दोनों क्या होते हैं, सॉरी आर इज इक्वल्स टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। आप एक चीज याद रखो, जो इन तीनों टर्म के साइन होते हैं, साइन मतलब जो उनके आगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव रिग्रेशन कोफिशिएंट है, नेगेटिव रिग्रेशन कोफिशिएंट है, बोलता है। एक चीज याद रखो, तीनों के जो साइन होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, एक जैसे साइन होंगे। मतलब अगर तीनों पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव ही होंगे, अगर तीनों नेगेटिव है तो तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सवाल ही गलत है, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। तो एक फॉर्मूला होता है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है। आर इंटू आर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, बच्चों वाला फॉर्मूला है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब रिग्रेशन के अंदर क्या आता है, रिग्रेशन के अंदर आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, क्वेश्चन आपको वही याद रखना है। आपको ना इसमें क्या होगा, 2 इक्वेशन दे देगा। पहले इक्वेशन में आपसे बोलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सपोज करो, और यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपसे बोलेगा x और y की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आपसे x का मीन और y का मीन निकाल के बताओ मेरे को। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। फॉर्मूले वाइज इतना ही है। क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आप इन वाले क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, ठीक है। इनके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन वीडियो में मैं क्वेश्चन यूज नहीं कर सकता सारे के सारे, बट मैं फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ कि आपने जहां पर भी पढ़ा होगा वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन मस्ट करे हुए होने चाहिए आपके, ठीक है। एक तरफ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये पूरे कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर के पहले होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, 11, 12, 13, 15, 90, 20, ये तो एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद ना एक सेट बी है इसका, सेट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 23, 13, 11, 24, 22 और 21, और एक सेट सी है। सेट सी के अंदर 18, 16, 17, 11। मतलब ये जो कुछ क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन, ये तो ऐसे क्वेश्चन है आपको अपने हाथ से करे हुए होने चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन कितने भी समझा लूं, कितना भी बोल लूं, अगर आपने उनके क्वेश्चन नहीं करे तो ये मेरा बोला हुआ सब कुछ बेकार है आपके लिए, फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन जरूर करते हुए चले जाना। बस ये चीजें जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई एक आध चीज मिस भी हो रही हो, छूट भी रही हो चैप्टर के बीच में, तो उसके लिए परेशान मत हो ना। वो एग्जाम्पल्स वगैरह करोगे तो वो चीजें कवर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर कोई फॉर्मूला रहता है तो प्रॉपर्टी बेस्ड रहता होगा एक फॉर्मूला, वो एग्जाम्पल से कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई नीड नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत कर लो। टॉपिक को एंड करते हैं हम कोरिलेशन रिग्रेशन को।